they can unmute themselves. अब देखिए, अब होपफुली मसला हल हो जाएगा। जी तो हो जब गया हमारे मैम। पास नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज होती हैं, अभी तक आप लोगों ने नॉन लीनियर के लिए एक ही केस पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। आपको याद है मैंने आपको लॉजिस्टिक जी रिग्रेशन के केस में जी मैम मैं खुरम बात कर रहा हूँ। जी मैम जो डिसकंटिन्यूस फंक्शंस फैशन में आपके पास ग्राफ्स आते हैं, यानी डिस्क्रीट फैशन में जो होते हैं, तो क्या वो भी नॉन लीनियर में आते हैं या वो किसी और कैटेगरी में हम डील करते हैं? जो डिस्क्रीट है ना, वो कहीं ना कहीं लिनियरिटी की तरफ चला जाता है, जी ठीक है। लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूस वैल्यूज की तरफ आते हैं ना, दैट इज एक्चुअली इन द केस ऑफ नॉन लिनियरिटी। ठीक। लेकिन आजकल हम डिस्क्रीट को भी किसी न किसी तरह डिस्क्रिटाइज करके नॉन लिनियरिटी की तरफ लेकर आ रहे हैं, ठीक है ठीक है। ठीक है। उनमें जो गैप होता है ना शायद दरमियान में। बोले बोले मैम उनमें तो शायद गैप होता है ना, तो जो आवाज बीच में कट मैम रही है उसमें हमारे पास जो क्लस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन होती है ना, जी, तो हर एक इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट एक सेपरेट ग्राफ होता है, एग्जैक्टली। और हर जी ग्राफ के बिटवीन स्पेसेस भी आ जाती हैं, यानी एक क्लस्टर के अगेंस्ट एक लाइन ड्रा हो गया या सर्कल ड्रा हो गया या जिगजैग फैशन, जो भी फैशन है, और दूसरे क्लस्टर के अगेंस्ट कोई और फैशन में हम ड्रा करते हैं, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, वो जो आप केस कह रहे हो ना, वो टोटली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आ रहा है। अभी हम लोग जो चीज कर रहे हैं वो नॉन लिनियरिटी हम सुपरवाइज्ड केस में डील कर रहे हैं। जी सही हो गया मैम, ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ से भी बड़ा फर्क पड़ रहा है। जब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जी है, जी वहाँ पर हम इस किस्म की डिसकंटिन्यूटीज को डील कर रहे हैं। बट अभी वी आर इन द केस सही। ऑफ नॉन लीनियर बट अंडर द कैटेगरी ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो अभी सिर्फ ओके मैम। इट्स अ बाइनरी क्लासिफिकेशन, एक छोटी सी सिर्फ एग्जांपल है। यहाँ पर आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते और डाटा की क्लासिफिकेशन करते, ठीक है। तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन, एंड दैट ऑप्शन इज टू हैव अ काइंड ऑफ नॉन लीनियर बाउंड्री, जो कि कहीं ना कहीं डाटा को क्या कर दे, सेपरेट कर दे। अब अगर आप गौर करो तो इस नॉन लीनियर बाउंड्री के अलावा इसमें बहुत सारे एरर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं है। लाइक अगर मैं कह रही हूँ कि रेड को बाहर होना चाहिए था, तो इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर रेड अंदर है। तो इट मीन्स कि अगर हम नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज की तरफ जा रहे हैं, तो स्टिल इट इज नॉट नेसेसरी कि हमें 100% आउटपुट मिले, ठीक है। हमें 100% आउटपुट फिर भी नहीं मिल सकती। बहुत सारे ऐसे केस हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे जहां पर हम 100% अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई नहीं कर सकते। दैट इज वाई आपको भी पता है कि एक्यूरेसी, कभी भी कोई एल्गोरिदम ये क्लेम नहीं करता कि उसकी एक्यूरेसी 100% है, ठीक हो गया। चले, अब मोटिवेशन क्या है कि हम क्यों न्यूरल नेटवर्क्स की तरफ आए हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं ना, नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज लर्न करना हमारा मकसद है। नॉर्मली क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, हम लोग के पास कोई ना कोई डाटा होता था, हम उस डाटा के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते थे, और वो जो आपके पास एक्स और वाई की फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती थी ना, दैट इज एक्चुअली फीचर्स। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं कह रही हूँ x1, x2, x3, तो इस केस में हमारे पास कितने फीचर्स हैं, 3, एंड दिस इज योर आउटपुट। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमारे पास इस तरह के बहुत सारे फीचर्स होते हैं और उन फीचर्स को खुद से एक्सट्रैक्ट करना और फिर उनके अगेंस्ट नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज ड्रॉ करना, जो कि बाय डिफॉल्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन करता है, इज नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। हमें किसी ऐसे मेथड की तरफ जाना है जो कि ऑटोमेटिकली खुद ही उन फीचर्स को क्या करे, एक्सट्रैक्ट करे। लाइक अगर आप बात करो ना लीनियर और नॉन लीनियर के केसेस की, तो होता ये है कि आपको एक्स जितने आपके फीचर्स हैं ना, आपको अपने उन तमाम फीचर्स की वैल्यूज को भी प्रोवाइड करना है, और फिर उनके अगेंस्ट आपने उसके ऊपर फर्दर एल्गोरिदम्स अप्लाई करने हैं। लेकिन होता ये है कि इट इज़ नॉट, ये एक ओल्डर टेक्निक भी कहा जाता है, और इसे कहते हैं कि इट्स नॉट फिजिबल कि हम लोग हर मर्तबा अपने डाटा को पहले एक्सट्रैक्ट आउट करें, उसके बाद उस डाटा के ऊपर अपना कोई भी एल्गोरिदम अप्लाई करें, लाइक जिस तरह हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में किया था। लेकिन अगर हमारा डाटा बहुत हाई डायमेंशनल हो जाए, छोटे केसेस में तो ये चल जाएगा, फॉर एग्जांपल 3 फीचर्स हो गए, 100 फीचर्स हो गए, तब भी एक्सेप्टेबल है। बट सपोज अगर हमारे इनपुट के फीचर्स बहुत ज़्यादा हो गए, इसका मतलब है व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू
मूव टुवर्ड्स एन एल्गोरिदम जो कि ऑटोमेटिकली ये काम करे, लाइक वो फीचर्स भी ये खुद एक्सट्रैक्ट करके दे और फिर उन एक्सट्रैक्टेड फीचर्स के ऊपर आपका कोई भी एल्गोरिदम अप्लाई कर दे। ठीक है, तो जब हम कह रहे हैं हम सिस्टम को एक कैपेबिलिटी दे रहे हैं, हम उसे ऐसी कैपेबिलिटी दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं सिस्टम को एक इमेज दे रही हूँ, अब वो उस इमेज के अगेंस्ट क्या हमारे पास नंबर्स हैं, किस किस तरह से वैल्यूज आ रही हैं, ये तमाम का तमाम काम कौन कर रहा है, ये तमाम का तमाम काम कर रहा है हमारा एल्गोरिदम। हमने बस उसे इमेज दे दिया, उसने इमेज के खुद ही फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए। ये जो बात है ना फीचर एक्सट्रैक्शन, जो हमारे एल्गोरिदम ने ये फीचर एक्सट्रैक्शन क्या की है, खुद ही की है। फीचर एक्सट्रैक्शन करने के बाद हमने उसके ऊपर जिस तरह सिंपल हम लोग करते थे बट वी हैव अप्लाइड, वी कैन हैव ह्यूज डायमेंशन ऑफ फीचर्स। आफ्टर दैट वी प्रोसेस दोज फीचर्स, और प्रोसेस करने के बाद हमने उसी तरीके से हाइपोथेसिस कैलकुलेट करना है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और एट द एंड व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू अपडेट द वेट्स until or unless we get those values of weights against which our accuracy is increased। और हम कह सकते हैं जिसके पीछे हमारे एरर का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर एक इमेज है, अब ये आपको एक गाड़ी का इमेज नजर आ रहा है, और अगर मैं इस छोटे से चंक की बात करूँ ना, ये जो रेड से कलर का छोटा सा चंक हाईलाइटेड है, तो बिहाइंड द स्क्रीन इसके पीछे इतने ढेर सारे नंबर्स हैं। और सोचो अगर इतना सा कन्वोल्यूशन लेयर में आगे आगे पास करती जाऊं तो मेरे पास ह्यूज नंबर ऑफ डायमेंशन हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। तो इस तरह की वैल्यूज को खुद से एक्सट्रैक्ट करना या आइडेंटिफाई करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो हम क्या करते हैं, हम लोग सिस्टम को जस्ट एक इमेज प्रोवाइड कर रहे हैं और सिस्टम खुद ही ये नंबर्स प्रोसेस करके निकाल रहा है कि इमेज के जिस जिस चंक पर हम मूव करवाते जा रहे हैं अपने स्लाइडर को, जिसे कहते हैं स्लाइडर को मूव करना। इसका मतलब ये होता है, सपोज जी आपके पास ये एक इमेज है, ठीक है, आपने स्लाइडर लगाया, लाइक आप पहले यहाँ पर थे, फिर आप थोड़ा सा आगे की तरफ मूव हुए, फिर आप थोड़ा सा आगे की तरफ मूव हुए, ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा करके स्लाइड करते जा रहे हो और पूरे के पूरे इमेज को क्या कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो। और पूरे इमेज को एक्सप्लोर करने के बाद बट यू हैव एक छोटे से चंक के पीछे भी यू हैव अ लॉट ऑफ नंबर्स। तो इमेजिन करो अगर ये स्लाइडर हम पूरे के पूरे इमेज पर एक एक करके घुमाते जाएं और एट द एंड मेरे पास कुछ सेट ऑफ नंबर्स हों, तो वो नंबर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब इतने बड़े नंबर्स हो जाते हैं तो इस केस में हमारे पास कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक एल्गोरिदम जैसे एल्गोरिदम जिनकी कैपेबिलिटी एक स्पेसिफिक हद तक है, लाइक अगर फीचर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हम उनके ऊपर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। बट वी नीड टू डू, वी नीड टू मूव टू एन अदर एल्गोरिदम दैट इज कॉल्ड इन आवर केस न्यूरल नेटवर्क्स। अब ये देखिए कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशन जैसे ही काम करती हैं कि नहीं करती हैं। You have some set of images of cars and some set of images of not a car। तो हम क्या करते हैं, हम सिस्टम की ट्रेनिंग कराते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद हम उसे कोई भी इमेज दे देते हैं, ठीक है, और फिर हम सिस्टम से पूछते हैं कि ये इमेज किस चीज़ का है। अगर तो सिस्टम बता देता है कि दैट इज कार, तो इसका मतलब है कि सिस्टम ने ठीक लर्न कर लिया। लेकिन अगर वो सिस्टम इसको कहता है कि इट्स नॉट अ कार, तो इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम ने अच्छे वेट्स नहीं लर्न किए। मैम जी अब जिस तरह हम इसमें बता देते हैं ना, मतलब दो क्लासेस बना देते हैं भाई, ये हमारे पास कार्स हैं और ये नॉट अ कार्स हैं, और अगर जो कोई ऐसी पिक्चर हम दे दें जो मतलब उससे बिल्कुल रिलेट कर ही ना रहा उन दो क्लासेस से, फिर वो क्या कोई एरर शो करेगा? नहीं, वो नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको बता दिया है कि इसके अलावा जो भी है ना, इसके अलावा आपको पॉइंट आउट होता हुआ नजर आता है ना मेरा माउस, जी 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 जी, इसके अलावा जो कुछ भी है वो क्या है, ठीक है नॉट ओके। अ कार। और ये बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है। यू हैव ओनली टू पॉसिबल केसेस, आइदर इट्स अ कार और आइदर इट्स नॉट अ कार। ठीक है, क्लासिफिकेशन। हाँ क्लासिफिकेशन है बिल्कुल। अब ये भी बाइनरी की छोटी सी एग्जांपल है, ये देखिए आपको जो यहाँ इस तरह है ना ये चीज, ये एक्चुअली में ग्राफ की फॉर्म में ऐसे होती है। आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी कार के इमेजेस हैं वो यहाँ लाइन से ऊपर हैं और जितने भी नॉट अ कार हैं वो लाइन से नीचे हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा और इसे कन्वर्ट करूँ तो इट्स लाइक दिस। तो ये जितने भी प्लस हैं व्हाट दे आर कार, और आई कैन लर्न दिस टाइप ऑफ बाउंड्री एंड दिस इज नॉट अ कार। लेकिन अभी ये स्पेसिफिक हद तक है, ठीक है, जैसे जैसे मेरे पिक्सेल्स मेरे फीचर्स बढ़ते जाएंगे तो इट इज डिफिकल्ट कि मैं इस तरह की कोई लीनियर डिसीजन बाउंड्री लर्न कर सकूं। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री लर्न करनी पड़ेगी। और उस नॉन लीनियरिटी की तरफ व्हाट आई नीड टू डू, वी नीड टू मूव टुवर्ड्स न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिथम।
अब अगर आप गौर करें तो कहीं ना कहीं ये बाउंड्री भी कौन सी है, नॉन लीनियर है, ठीक है। Yes. अब आप लोगों को पता है कि अब इसकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ पहले आप लोगों को, फिर आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से करके क्लियर हो जाएगी। जरा इमेज का देख लें 15:50 के, एक मिनट। चलें जी, फॉर एग्जांपल आप ये समझें कि आपका इमेज है 50x50 का, ठीक है, यानी 50 रोज और 50 कॉलम्स का। तो 50 × 50 किसके इक्वल होता है, 2500. 2500। इट मींस के एक इमेज जिसका साइज 50 × 50 है उसके ऑलमोस्ट कितने फीचर्स हैं, 2500. 2500। अब क्योंकि ये इमेज कलर्ड है तो इसका मतलब है इट इज RGB, इट्स RGB ना। और अगर ये इमेज RGB हो तो इसका मतलब है कि मुझे अपने इस 2500 हर एक नंबर के अगेंस्ट मेरे पास 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है। और अगर मैं 3 पॉसिबल वैल्यूज की बात करूं तो मेरे पास अराउंड ये कितना बन जाता है जी, ये बनता है 7500. हाँ 75। 7500। तो इसका मतलब है एक इमेज जो कि कलर्ड है और उसका साइज 50 × 50 है, तो इट मींस के व्हाट वी हैव अराउंड 7500 पिक्सल वैल्यूज अगेंस्ट दैट स्मॉल इमेज। तो इतनी पिक्सल वैल्यूज को हैंडल करना लीनियर लॉजिस्टिक के केस में फेलियर की तरफ जाता है। ये जो छोटा सा केस है ना, मैंने आपको बताया था कि करंटली आई एम वर्किंग ऑन 1024 × 758 फीचर्स एंड दे ऑल आर RGB। तो इसका मतलब है कि इसकी कैपेसिटी इससे भी कहीं ज्यादा हो जाएगी। तो जब इतनी ज्यादा कैपेसिटी हो जाएगी तो यहाँ तमाम केसेस मैम में अगर जी हम इन सब को मल्टीप्लाई करके फिर उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि कलर्ड इमेज है ना, तो हमारे जी। पास ये RGB है और हर R की एक अपनी वैल्यू है, G की अलग वैल्यू है, B की अलग वैल्यू है। दैट इज वाई हम इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 के साथ, 3. ठीक है। और मुझे बताएं RGB की क्या क्या रेंज होती है, मैम 0 to 255 5। नहीं होती? हाँ एग्जैक्टली यही होती है, R की भी 0 से 255, G की भी और B की। क्लियर हो गया। तो हर एक के लिए मैम ये तो फिर 256 वैल्यूज नहीं होंगी? ना 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 ना, पर तीनों में से लेते तो एक ही है ना। देखो ये तो कॉम्बिनेशन नहीं होता मैम? हाँ तो यही तो मैं बता रही हूँ कि कॉम्बिनेशन होता है ना। रुक जाओ मैं बताती हूँ। एक नंबर इसका आएगा, एक नंबर इसका आएगा, एक नंबर इसका आएगा, कोई भी कॉम्बिनेशन बन गया। लेकिन एज अ होल तो वो 3 ही नंबर्स है ना। जी जी। Yes. लेकिन मैम पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज में है वो तो 256 है ना। From 0 to 255 you can pick any value, any single value। एनी सिंगल वैल्यू वो नहीं अगेंस्ट करेंगे, Exactly, कोई एक वैल्यू. कोई एक वैल्यू और 0 वो से जब 255 की रेंज में। मैम हम कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं ना, तो कॉम्बिनेशन तो कॉम्बिनेशन तो बहुत हमारे सारे, कॉम्बिनेशन तो परमुटेशन में चले जाएंगे ना, वो तो जितने मर्जी पॉसिबल है। द कॉन्सेप्ट हियर इज कि इन टर्म्स ऑफ पिक्सेल्स या इन टर्म्स ऑफ फीचर्स आपके पास जितनी भी इमेज की डायमेंशन होती है और अगर वो RGB है, इट मींस कि दैट डायमेंशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 because that image is RGB। can I say each combination of color is a feature? each combination, no it's not a feature। कहीं ना Why? कहीं इनडायरेक्टली वो फीचर की वैल्यू है। मैं जी आप जी मुझे वो कहीं ना कहीं फीचर की वैल्यू है, बट जो उसकी जेनेरिक असम्पशन है हमें इतना पता है कि वो कॉम्बिनेशन जो भी हो, वो जो भी हो, पर वो 0 से 255 के दरमियान में से कोई एक नंबर ही होगा। कोई एक नंबर जी 0 से 255 का R होगा, कोई एक नंबर G के लिए होगा और कोई एक नंबर B के लिए होगा। बी के लिए। अब अगर इमेज ब्लैक और व्हाइट हो जाए ना, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। उसकी रीजन क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट मींस यू हैव 2 ऑप्शन, 0 और 1। और मुझे बताओ 2 कि अगर डायमेंशंस कह सकते हैं. नहीं 2 डायमेंशंस नहीं कर सकते। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है 2 कलर्स, 0 और 1 होता है 1। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इमेज ग्रे होगा तब क्या होगा यहाँ पर, ग्रे 1 होगा जस्ट. नहीं और कोई, खुरम आप बताओ बच्चे। ग्रे 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 मैम ग्रे पे ये होगा नहीं। ग्रे पे RGB ही होगा,
ठीक हाँ है। जी, वो या तो ये थर्ड आप कलर चले जाएंगे ना। नहीं, हाँ नहीं, हम जाएंगे आरजीबी पे ही, लेकिन उस केस में 0 से 255 की एक ही वैल्यू होगी। लाइक फॉर एग्जांपल हाँ अगर जी, आर ने 64 उठाया ना, तो जी भी 64 ही पिक करेगा और बी भी 64 पिक और करेगा। बी भी 64 पिक करेगा। ठीक है। व्हेन इन द जी, केस ऑफ ग्रे इमेज फॉर आरजीबी यू हैव इक्वल वैल्यूज। क्लियर हो गया? ये कंप्यूटर विजन के कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें इनको इतनी डिटेल में देखने की अगर जरूरत यहाँ पे अगर मैम ये तीनों कंबाइन हो जाते हैं, नहीं। ठीक है, वो जो मैम कसर स्पीकिंग एक्चुअली, हम्म कि अगर जो है आरजीबी में अगर ये तीनों कंबाइन होकर जो ब्लैक कलर बना देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं तो होता। उस सिलसिले में मैं बताती हूँ। जब जो ब्लैक कलर है ना, कि यानी आप सिर्फ ब्लैक कलर की बात कर रहे हो, उस केस में इन जी तीनों जी, की इक्वालिटी से कोई और कॉम्बिनेशन बनेगा। इट कैन नेवर बी हाँ जी, वही तो वहां टोटली पे मैं ये ब्लैक पूछना और चाह रहा हूँ, टोटली वाइट। वहां पे तो फिर तीन हो गई ना वैल्यूज उनकी उस हम्म ब्लैक के लिए। मतलब ओवरऑल कहते हैं ग्रे में भी इसी तो का सिंगल, कॉम्बिनेशन सिंपल ही चल रहा होता है, लाइक सिंगल वेरिएबल का चल रहा होता है उसकी। लेकिन उसकी बाय डिफॉल्ट रीजन क्या होती है? उसकी बाय डिफॉल्ट रीजन ये होती है कि तीनों वैल्यूज इक्वल होती हैं। तो जब तीनों वैल्यूज इक्वल होती हैं, तो वो फॉर्म जो कॉम्बिनेशन कर रहे होते हैं, दैट इज बाय डिफॉल्ट ग्रे। मैम ग्रे स्केल इमेज जो होती है उसकी तो जस्ट एक ही वैल्यू होती है मेरे ख्याल में। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि तीनों इक्वल होती है ना, फिर इसी। वो आप लेकिन पहले बोले नहीं। एक्चुअली सुनो मेरी बात, जो है ना जी जी ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें 0 या 1 में से एक वैल्यू। जी। ठीक है। ग्रे का भी नंबर एक होता है, लेकिन उसके बिहाइंड द स्क्रीन ये लॉजिक होती है कि आरजीबी होता आरजीबी अच्छा, हम है, तीनों की लेकिन एक तीनों ही की वैल्यू वैल्यू है। इक्वल होती है। तो इक्वल होने की ठीक वजह है। से उसे कह दिया जाता है कि ले सिंगल रहे हैं, बट एक्चुअली वो जी जी, आरजीबी ही होता है। वही एक पढ़ा था तो तब भी हम्म कंफ्यूज हो रहा ठीक था। है। वही ये कंप्यूटर विजन के कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी मैं जो चीज तुम लोगों को करवा रही हूँ, दैट इज समथिंग एल्स। यहाँ मैं सिर्फ वो भी आगे बताने का करनी है ना। मकसद ये है, यहाँ सिर्फ बताने का मकसद ये है, व्हाट यू हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स। तो जब फीचर्स बहुत ज्यादा होते जाएंगे, इस बात का मतलब ये है कि आप लोगों का लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन इस केस में क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलें आगे, जरा इस बात को यस एक मैम। मर्तबा पढ़ें जी। पढ़ लिया मैं। हाँ जी, तो जब हम चीज़ों को ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम उसके कुछ भी तरह के फीचर्स को सिस्टम को ही कैपेबिलिटी दे रहे होते हैं कि वो आइडेंटिफाई करें। तो जब वो उन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें ऑटोमेटिकली सिस्टम को एक कैपेबिलिटी देनी है कि हम उसे एक इमेज दे रहे हैं, उस इमेज के अगेंस्ट वो बहुत सारे फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। So you have some sort of features, and what you need to do, you need to give system that specific image. System automatically उस image के against features को extract करेगा। वो features बहुत ज़्यादा होंगे, like वो features logistic regression की range से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जैसे ही वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, it means कि you have a lot of dimensions, और खास करके वो अगर image हमारे पास colored हुआ, like RGB का case हुआ, तो dimensions वैसे ही बहुत ज़्यादा increase कर जाएंगी। तो जब हमारी डायमेंशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगी, तो इस केस में फिर वही बात, लॉजिस्टिक फेल हो गया। हमने न्यूरल नेटवर्क को एक कैपेबिलिटी दे दी कि वो ऑटोमेटिकली अपनी लेयर्स के अगेंस्ट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट आउट करे, वेट्स को लर्न करे, अनटिल और अनलेस हमारा एरर क्या ना हो जाए, कम ना हो जाए। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि मशीन लर्निंग के अंदर भी, हर एल्गोरिदम के अंदर, यू हैव सम फीचर्स, यू हैव सम हाइपोथेसिस, यू विल कैलकुलेट द कॉस्ट, और कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने उसके पैरामीटर्स को क्या करना है? अपडेट करा देना। ठीक है। और उस वक्त तक हमारे पैरामीटर्स की अपडेट ऑटोमेटिकली होती रहेगी, जब तक कि हम वो वेट्स ना लर्न कर लें जिन पे हमारा एरर क्या ना हो जाए, कम ना हो जाए। अब अगर मैं न्यूरल नेटवर्क की बात करूँ ना, तो अभी मैंने आपके सामने जो एग्जांपल दी है, दैट इज फ्रॉम द इमेज। हमेशा ऐसा नहीं होगा।
you can have some kind of audio, you can have some kind of video, you can have some graphical patterns, लेकिन ये तमाम उस तरह के डेटा सेट्स हैं जहाँ पर हमारे पास डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो जब हमारी डायमेंशंस मैम बहुत ज़्यादा होती हैं, जी जी, लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक जो है उसमें वहाँ पे मतलब हम थीटास को अपडेट कर रहे होते हैं और यहाँ पे वेट्स को ना दोनों बातें gain सेम है। इफ यू रिमेम्बर तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये जो थीटास हैं दीज आर कॉल्ड वेट्स और पैरामीटर्स, बात सेम ही है। यस वही मतलब वही दोनों वही सेम है, ये दोनों सेम। चीजें यहाँ पे वेट्स हैं और वहाँ पे थीटास हैं। यहाँ पर भी थीटास आएंगे, मैं सिर्फ लफ्स वेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, थीटास यहाँ पर भी आएंगे। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ ना कि मशीन लर्निंग में हमारे पास जो थीटास हैं उनकी क्या रिप्रेजेंटेशन है या वेट्स की क्या रिप्रेजेंटेशन है, तो आपको फौरन से पता चल जाना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन वेट्स की हमारे पास थीटा की ही फॉर्म में, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लाइक आइदर आई एम यूजिंग पैरामीटर, आइदर आई एम यूजिंग वेट, इन सब बातों का एक ही मतलब है। चलें जी आगे। ओके जी, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? 80s और 90s के अंदर एक आइडिया जिसे कहते हैं ना लॉन्च किया गया था, और उस आइडिया का काम क्या था कि कंप्यूटर को एक कैपेबिलिटी दो कि वो ह्यूमन के ब्रेन की तरह काम करे। लाइक उसका ऐसा बिहेवियर हो कि वो ह्यूमन की ब्रेन की एक्टिविटी या ह्यूमन के वे ऑफ थिंकिंग को परसीव करे। लेकिन 90s जब बिल्कुल एंड होने वाला था तो पीपल वर लाइक ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। लाइक हाउ वी कैन गिव द मशीन द एबिलिटी कि ऑटोमेटिकली, ये तभी भी पॉसिबल नहीं है। ये हाँ अभी भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी तक हमने जो रिजल्ट्स देखे हैं ना उसमें काफी हद तक ये चीज मैच्योर हो चुकी है। मैंने आपको बताया था बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, ये चेस की गेम्स होती हैं जहाँ पर एक तरफ ह्यूमन है और एक तरफ मशीन है, तो उन सारे केसेस के अंदर क्या हुआ है कि मशीन ने ह्यूमन को हरा दिया हुआ है। इस बात का मतलब तो यही है ना कि देयर इज समथिंग। मैम हम उसे खुद सिखा रहे हैं ना, हमने उसे सिखा दिया, इसका मतलब तो ह्यूमन को भी तो खुद ही सिखाया जाता है, एक बेबी को ट्रेन ही नहीं किया जाता। लेकिन खुद से मतलब जो बंदा सोचता है ख्याल करता है वो नहीं कर सकती मशीन। मैं बताती हूँ जो है ना अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम लर्निंग के, उसमें कहीं ना मशीन खुद ही कर रही है। उसको पता है कि अगर उसने ये पैटर्न अडॉप्ट किया तो ये फायदा होगा, ये पैटर्न अडॉप्ट किया तो ये फायदा होगा। तो जब मशीन को हमने अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के केस में ले गए हैं, यानी उसने खुद ही लर्न करना है, तो जब वो खुद ही लर्न 100% तो ह्यूमन की तरह हो ही नहीं सकती, इट इज फॉर श्योर। बट मैं ये कह रही हूँ कुछ हद तक हमारे पास उस केस में एक्सेप्टेबिलिटी आ गई हुई है, ठीक है। खास करके अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, ये तमाम हमारे पास वो केसेस हैं जिन केसेस के अंदर हमारी मशीन इतनी मैच्योर हो गई हुई है कि वो ह्यूमन की तरह कुछ ना कुछ ह्यूमन का बिहेवियर मिमिक करने की कोशिश कर रही है। ठीक हो गया? फिर क्या हुआ जी 2013 के बाद, 90s में खत्म हुआ, 2013 के बाद जब डीप न्यूरल नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट आया या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का